नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो ये हमारी जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है एनसीईआरटी बुक्स की फॉर आवर रिस्पेक्टिव टीचर्स एंड सिविल एस्पिरेंट कि हमारे जो सम्माननीय अध्यापक गण हैं उनके लिए, ताकि बच्चों को अच्छे से समझा सके, और जो सिविल सर्विस की तैयारी करते स्टूडेंट उनके लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एनसीईआरटी का कितना महत्व है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जो है आपका ओशियंस एंड कंटिनेंट, कि आपके महासागर एवं महाद्वीप। तो कंप्लीट महासागर एवं महाद्वीपों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक वक्तव्य दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट में जाके आपको बाकी सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे, आगे की आपकी क्लासेस की मिल जाएंगे, 6, 7, 8 के जितने भी आप देखेंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले ये वक्तव्य आपको जो दिया गया है, ये मैं आपको समझा। द ओशियन इज एवरीथिंग। इसने कहा कि महासागर ही सब कुछ है भी। इसका मतलब कि जो स्टार्टिंग हुई थी उस टाइम सिर्फ महासागर थे, महासागर ही सब कुछ है भी। इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। जो हमारी पृथ्वी है, जो आपका स्थल है, उसका इसने लगभग लगभग 7/10 मतलब 70% एरिया घेरा हुआ है भी। इट ब्रेथ्स इज प्योर एंड हेल्दी। मतलब ये, इसकी जो इसने हिंदी जो बनेगी वो बनेगी कि इसकी जो श्वास है वो शुद्ध और स्वस्थ, मतलब ये बिल्कुल साफ सुथरा है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इट्स एन इमेंस डेजर्ट। ये एक बहुत विस्तृत तौर पर फैले हुए हैं, बहुत बड़े हैं। डेजर्ट का मतलब यहाँ रेगिस्तान नहीं है। वेयर मैन इज नेवर लोनली। वहाँ पर मानव अकेला नहीं है, ठीक है, अकेला मानव नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फोर ही फील्स लाइफ स्टीयरिंग ऑल अराउंड, कि वो अपने आसपास ही जीवन का अनुभव करता है, कि महासागर में बहुत प्रकार की जीव जंतुएं और आपको वनस्पति मिल जाएंगी। द ओशियन इज द वेस्ट रिजर्वेयर ऑफ नेचर, कि वो प्रकृति का बहुत बड़ा रिजर्वेयर है, मतलब संसाधन है, उसमें बहुत सारे संसाधन हमें मिलेंगे भी। द ग्लोब बिगेन विद द ओशियन। इसने कहा कि जो संसार की शुरुआत हुई थी ना, वो क्या हुई थी कि समुंदर से ही हुई थी। जो जीव, पहला जीव आया था धरती पे, ऐसा माना जाता है कि वो समुंदर में ही उसका जन्म हुआ था। सो टू द स्पीक एंड वो नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इन। और हो सकता है कि कौन नहीं जानता, या फिर कोई क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यदि इसकी शुरुआत समुद्र से हुई थी तो अंत भी महासागर से ही होगा, समुद्रों से होगा। ये वक्तव्य आपका जूल्स वेर्न द्वारा दिया गया है। तो चलिए, अब हम द बिग क्वेश्चन आंसर के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पेशल क्वेश्चन आंसर के लिए। तो उसमें हमने ये आपको समझा दिए हैं। लेट्स रिटर्न टू द ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। ग्लोब पे पहुंचते हैं और इसको आराम से घुमाते हैं भी, ठीक है। और लुक एट द पिक्चर द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, की एक पिक्चर देखिए अर्थ की, और जो आपको मून से दिखाई देती है ऊपर से, इस प्रकार की पिक्चर आपको दिखाई देगी जो आपके ऊपर गई। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि कम पढ़ लो चाहे बढ़िया पढ़ लो भी, ये अर्थ की पिक्चर जो आपको ऊपर से दिखाई गई है अंतरिक्ष से, जब इसका फोटो लिया गया तो आपको ब्लू कलर दिखाई देता, नीला और वाइट कलर आपको दिखाई देता है। तो ये इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड कलर यू सी। तो सबसे ज़्यादा रंग आपको कौन सा दिखाई दिया? ऑब्वियसली आपको अब पता लग चुका होगा कि वो कलर आपका ब्लू था, ऑब्वियसली। बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, लेकिन इसका ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये क्या दिखा रहा है ब्लू कलर पृथ्वी पे? तो वो आपको, यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, आपने आंसर भी गैस कर लिया होगा, अनुमान लगा लेता, इज वाटर, वो वाटर है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। और इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो पृथ्वी की सरफेस है, सतह है, उस पर क्या है? पानी है। ऑलमोस्ट 3/4, 3/4 बोल लो आप, चाहे 7/10 बोल लो, चाहे 71% बोल लो, तीनों एक ही बात है। ऑफ द सरफेस इनफैक्ट, कि लगभग 3/4 बोल लीजिए, 7/10 बोल लीजिए, 71% बोल लीजिए, ये सब 70% है, एक ही मात्रा। इनफैक्ट दैट इज वाई वी सीन फ्रॉम द अदर स्पेस द अर्थ अपीयर्स मोस्टली ब्लू। इसलिए जब हम उसको आउटर स्पेस, मतलब कि जब हम यहाँ स्पेस में जाके पृथ्वी को देखते हैं ऊपर से ऐसे करके, तो आपको ब्लू कलर की दिखाई देती है। इंडीड द अर्ली एस्ट्रोनॉट्स
लविंगली कॉल्ड द अर्थ द ब्लू प्लेनेट, इसलिए जो आपके एस्ट्रोनॉट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, वो इसको प्यार से नीला ग्रह बुलाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्यमान है, 70% के आसपास, और जब हम इसको आउटर स्पेस में से देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। द लार्जेस्ट वाटर बॉडीज वी सी ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड ओशियन। जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज आपको ग्लोब पर दिखाई देंगी, जब आप ग्लोब देखेंगे ना तो आपको बड़ी बड़ी वाटर मतलब ब्लू कलर आपको दिखाई देगा अभी ग्लोब पर। तो वो जो वाटर बॉडीज हैं वो आपकी क्या हैं, वो आप जो बॉडीज मतलब पानी के स्रोत ग्लोब पर दिखाया कॉल्ड ओशियन, उनको हम महासागर कहते हैं। महासागर आपको समझ में आ गया। ग्लोब पर या फिर पृथ्वी के सरफेस पे जो हमें बड़ी बड़ी जल राशियां दिखाई देती, वाटर बॉडीज मतलब जल राशियां भी, ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, महासागर होती हैं। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। बट इन द पिक्चर ऑफ द अर्थ, लेकिन जब अर्थ की जो आपने तस्वीर देखी, यू कैन सी एटलीस्ट वन अदर कलर ब्राउन, तो आपको ब्राउन कलर भी आपको दिखाई दिया होगा, भूरा रंग का। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड, और ये क्या है, आपकी भूमि है, भी स्थल है, जमीन है। विच कवर से लिटिल कवर 1/4 ऑफ द ग्लोब। अब तीन टोटल हिस्से कितने होते हैं, 4, ठीक है, 3 हिस्से पानी के हो गए, तो जमीन कितनी बच गई, एक हिस्सा ही तो बची, कितने में से, 4 से। 1/4 क्या है, आपकी लैंड है ये। ए लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास एंड ए लार्ज कंटिनेंट एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कंटिनेंट। कि इसने कहा कि जो आपकी लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए लैंड मास, कि भूखंड कहलाता है, क्या कहलाता है, भूखंड, धरती का हिस्सा। एंड ए लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड, एक बहुत बड़ा विस्तार जब एक ही जगह पे हो ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंट बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। महासागर एवं महाद्वीप समझ में आ गया आपको। सिंपल सी बात याद रखो कि पृथ्वी पे पृथ्वी के सतह पे या पृथ्वी की सरफेस पे जो बड़ी जल राशियां हैं, लैंड सोर्सेज भी क्या है, लैंड सोर्सेज है, वो आपकी ओशियन कहलाती है। और जो आपके लैंड मास है बड़े, वो आपके कंटिनेंट कहलाते, बड़े भूभाग हैं वो आपके महाद्वीप कहलाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हुई यहाँ से। बोथ ओशियन एंड कंटिनेंट्स प्ले विटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। इसने कहा कि जो आपके ओशियन और जो कंटिनेंट है ना, वो एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, विटल मतलब बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो जलवायु है उसका निर्धारण करने में। वो किस प्रकार निभाएंगे वो हम देखेंगे भी। दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, वे सारे हमारे जो एस्पेक्ट है लाइफ को प्रभावित करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर फॉर ह्यूमन लाइफ टू। वे आपके पेड़ पौधों को भी प्रभावित करेंगे, वे आपके पशुओं को भी प्रभावित करेंगे, यहाँ तक कि ह्यूमन लाइफ को भी। किस प्रकार करेंगे वो हम अभी अध्याय में पढ़ेंगे। वी सी देयर इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ, कि हम उनका जो इम्पैक्ट है, जो उनका प्रभाव है महासागर और महाद्वीपों का, हम शुरू से इतिहास से लेके हमारी संस्कृति और यहाँ तक कि हमारी डेली लाइफ में भी महसूस करते हैं। हम उसका प्रभाव देखेंगे महासागर और महाद्वीप का। तो क्या आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं? यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, द एम्बलम ऑफ द इंडियन नेवी, जो इंडियन नेवी है ये इसका प्रतीक है, चिन्ह है, कंटेन से मोटो सम नो वरुणा, ठीक है, प्रोनाउंस सैम नो वरुणा उसको बोला जाता है। ये जो मोटो है आपका संग नो वरुणा है। बी ऑस्पेशियस टू अस, ये क्या है कि इस पे एक प्रार्थना की गई है कि जल देवता से, बी ऑस्पेशियस टू अस, कि हमारे हम पे आशीर्वाद रखना, हम पे दया बनाए रखना। और वरुण देव, दिस इज एन इनोवेकेशन टू वरुण, कि उसको एक अनुवाद किया, अनुवाद करने उनको क्या बोलते हैं, उद्बोधन किया गया, उनको कहा गया है ए वैदिक डेटी एसोसिएटेड विद द ओशियंस, कि एक जो वैदिक मंत्र है उसके आधार से लिया गया है समुद्र के बारे में। द स्काई एंड द वाटर इन जनरल, ये तीनों के लिए एक साथ है किया गया, ओशियन, स्काई और वाटर के लिए, ठीक है। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए था, इसमें इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ याद रखिए कि जो आपका इंडियन नेवी का जो मोटो है, जो आपका वाक्य है, वो क्या, संग नो वरुण है। ये बात इस पैराग्राफ में से आप याद रखें, कभी वन लाइनर में पूछ लिया जाता है, और ये इसको भी देख लीजिए आप। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड
ऑफ द अर्थ, कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है भैया, आपका वितरण इनका कैसा किस प्रकार से है। एज इज एपेंस ओशियन एंड कंटिनेंट्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, कि जो बंटवारा है ना, वितरण है, वो बराबर नहीं है। हमने जो अध्याय पढ़े हैं पीछे, आपको नॉलेज होगी कि ये पृथ्वी है आपकी और ये आपकी इक्वेटर है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर है। यदि हम इसको ऊपर से देखें, ठीक है, तो ये है मेरे पास पंखे का, ये हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ऊपर आधा हिस्सा। इसको हम ऊपर से देखे दिख जाएगा ना क्या क्या चीजें हैं। और उसी प्रकार ये साउथ हेमिस्फीयर होगा, इसको नीचे से देखेंगे तो हमें दिख जाएगा कितनी जमीन है, क्या चीज है। इस पे साइड से अगर देखेंगे तो ये रह जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, एक हम नॉर्थ हेमिस्फीयर को ऊपर से देख रहे हैं और साउथ हेमिस्फीयर को हम नीचे से देख रहे हैं। ये देखिए भी, ठीक है। तो कहता है कि जो वितरण है ना, जो भूमि और जल, ये नहीं कि दोनों हेमिस्फीयर पे बराबर है। तो ये देखिए, ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, क्या है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और ये आपका साउथ हेमिस्फीयर, जब आप नीचे से देखेंगे भी क्लियर हुई चीजें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जमीन कौन से पे ज्यादा है और पानी कौन से पे ज्यादा है। तो आप बता दीजिए, खुद देख के बता देंगे कि जो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है ना, उत्तरी जो गोलार्ध है, उस पे जमीन ज्यादा है और यहाँ पे जमीन कम है। ये चीज क्लियर हुई आपकी। ये कई बार पूछ लेता है कि किस कौन से पे जमीन ज्यादा, कौन से पे पानी ज्यादा है। लेट्स एग्जामिन द टू मैप्स इन फिगर। हेयर आर द ब्लू एरिया कंसिस्ट ऑफ ओशियन। इसने कहा कि जो ब्लू कलर है वो तो एशियन दिखाता है, महासागर दिखाता है, एंड द जो ब्राउन एरिया वो लैंड को दिखाता है। अलोंग द साइज स्मॉलर एक्सटेंशंस विच हैव द वेरियस नेम, जो आपके छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपको दिख रही हैं, ये आपकी सी है, खाड़ी है, घाटी है आपकी, ठीक है। इस प्रकार की ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पर। लेकिन हमारा मेन मोटो है आपका ओशियन एंड कंटिनेंट के बारे में आज कंप्लीट नॉलेज लेके जाना है अभी, ठीक है। इनके बारे में जो इनकी डेफिनेशन है वो आपको लास्ट में ग्लोसरी में मिल जाएगी, वो आप आराम से पढ़ लेना भी। अब ये है लेट्स एक्सप्लोर। ये आपके जो अध्याय के बीच में कुछ पिछले अध्याय से या फिर आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम अलग से एक स्पेशल वीडियो में करेंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी है और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है। ये देखिए आपके ओशियन लाइफ, जो समुद्र के स्तर पे पाई जाती हैं, कि इस प्रकार के जीव जंतु वो पाए जाते हैं, कितने शानदार हैं ये भी। तो इन्हें आप देख लेंगे, बुक में देखना ही तो है। द ओशियन टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लेनेट। इसने कहा कि जो हमारा धरती पे पानी मौजूद है, टोटल पानी, चाहे वो आपके घड़े में हो, चाहे नदी में हो, चाहे आपकी टंकी में हो, कहीं पे भी हो, टोटल पानी जोड़ लिया हमने। तो उसने कहा कि उसमें से जो टोटल पानी है ना, वो कहाँ पर है, हमारे जो घर पे पानी है वो आपका समुद्रों में सबसे ज़्यादा भी। कितना है, समुद्रों में। बट दिस सी वाटर इज साल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन। लेकिन ये जो समुद्रों में पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या, साल्टी है भी, लवणीय है। क्या बोलते हैं साल्टी को हिंदी में, लवणीय। इसमें जो नमक की मात्रा है वो ज़्यादा है। अनफिट फॉर कंजप्शन, प्रयोग के लिए ये ज़्यादा नहीं है। बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स, की कुछ ज़्यादातर जो प्राणी है ना वो इस पानी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन आपकी मछली वगैरह वो इस पानी को यूज कर सकती हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन। और मानव भी इसको उपयोग नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ देखें, फ्रेश वाटर मेक्स अप ए वेरी स्मॉल पोर्शन, कि दो हिस्सों में बांट लिया कि पानी को। एक तो टोटल पानी कर लिया, अभी क्या कर लिया हमने, टोटल पानी कर लिया। एक पानी तो कहाँ, एक हिस्सा तो इसका समुद्र में है। क्या है, समुद्र में। क्या है, इतना हिस्सा इसका समुद्र में हो गया। बाकी जो थोड़ा सा पानी बचा है, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द प्लेनेट ग्रह का वाटर रिसोर्सेज इट फाउंड इन द ग्लेशियर। ये जो पीने योग्य है, ये तो लवणीय हो गया ना आपका, साल्टी हो गया। क्या हो गया, साल्टी हो गया अभी। इसको क्या हो गया अभी, ठीक है।
ये पानी तो क्या हो गया, साल्टी हो गया। अब कुछ पानी की मात्रा ऐसी है जिसको हम प्रयोग करते हैं घरों में, जो नदियों में तालाबों में उसमें पाया जाता है, तो वो पानी जो हमारे प्रयोग के योग्य है वो आपका ग्लेशियर मतलब बर्फ जमी हुई है, रिवर्स है, लेक्स झीलों में है, इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में भी है, मतलब कि वो हवा में छोटे छोटे कण मौजूद है पानी के, वो भी यहाँ पे काउंट कर लिया गया है। एंड आल्सो अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत जल है। द लास्ट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, उसको हम अंडरग्राउंड जो जल होता है ना उसको ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। चीज़ें क्लियर यहाँ तक? इतनी आराम से आपको समझाने के लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको दिया गया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको एनसीईआरटी बिल्कुल लाइन बाय लाइन बिल्कुल प्यार से आराम से समझा दी जाए। बस आपका काम है कि आपको ये वीडियो बाकी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि वो भी सभी बच्चे फ़ायदा उठा सके इस चीज़ का। ऑन द वर्ल्ड मैप इन फिगर 2.3 ऑन पेज 32 आप वर्ल्ड मैप देखेंगे, वी कैन ऑब्जर्व 5 ओशियंस कि आपका पेज नंबर 2.3 पे मैप है, उसमें आप क्या है 5 आप महासागर देखेंगे। वे महासागर के नाम हैं आपके पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक, द इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड द साउथर्न और अंटार्कटिक ओशियंस। तो ये 5 महासागर मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि कौन से हैं आपके। ये आपका वर्ल्ड का मैप हो गया, क्या हो गया, वर्ल्ड कप का मैप। वर्ल्ड कप का मैप नहीं, वर्ल्ड का मैप, सॉरी, वर्ल्ड कप चला हुआ है क्या, वोमेन वर्ल्ड कप चला हुआ है अभी। तो यहाँ देखिए ये पृथ्वी गोल है, यहाँ भी प्रशांत महासागर मिलेगा आपको, यहाँ भी प्रशांत महासागर मिलेगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। मान लीजिए मेरे ये दोनों अंगूठे ये प्रशांत महासागर है, जब मैं इसको फ्लैट बनाऊंगा ना तो ये प्रशांत महासागर दोनों तरफ आ जाएगा। आप कहीं से इसको ऐड कर लिए, चाहे इसको अंटार्कटिक मान लीजिए, अगर आपने अंटार्कटिक के बीच से काटा है दिखाने के लिए तो इस प्रकार आ जाएगा, प्रशांत आपका बीच में आ जाएगा। तो मैक्सिमम यही मैप हम यूज करते हैं पढ़ने के लिए, तो इसको ही फुल प्रशांत महासागर है। ठीक है, यहाँ पे आपका अंटार्कटिक महासागर है, जिसको साउथर्न महासागर भी ओशियन बोलते हैं। यहाँ पे अटलांटिक है, क्या है, अटलांटिक हो गया। यहाँ पे आपका हिंद महासागर हो गया। ये कितने हो गए, ये दोनों तो मिल गए आपका एक हो गया प्रशांत। ये आपका अंटार्कटिक या दक्षिणी दूसरा हो गया। ये आपका अटलांटिक हो गया, 3 हो गया। ये आपका हिंद महासागर हो गया, 4। और 5वां आर्कटिक, कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। क्लियर हुई चीजें आपको, ऊपर नीचे साइड में तो एक हो गया, दोनों साइडों में 1 2 3 हो गए, 4 और 5। ये आपके 5 महासागर आपको मैप पे याद करने, बार बार हम इसको रिवाइज करते जाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे भी। तो ये के नाम दे दिए भी, ठीक है। Although we have listed 5 ocean, it is clear from the map of that they are not really separated। तो जब आप मैप देखोगे ना तो आपने देखोगे कि उनके बीच में किसी प्रकार की ये जो सारे महाद्वीप है ना आपस में जुड़े हुए हैं भी, क्या हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं इस प्रकार से कि इसका पानी यहाँ तक इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं सारे, कि ये सेपरेटेड नहीं, कभी सोचो कि ये अलग अलग हैं भी, सारे मिले हुए हैं आपस में। ठीक है, तो इन हमने सिर्फ इनको पढ़ने के लिए क्या किया है, इस एरिया को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्होंने हमने अपनी सीमा बना ली। जैसे आपका आपके ज़िले होंगे, आपके गांव होंगे, उनको भी डिवाइड कर रखा ना, वो वैसे तो अलग अलग नहीं है, सारी धरती मिली हुई है, लेकिन हम उनके नाम रख दिए। इसी प्रकार हमने इनको डिवाइड कर दिया, भागों में बांट दिया है, कोई प्राकृतिक सीमा इनके बीच में नहीं है। द वर्ल्ड मैप फिगर, ठीक है, ये हो गया आपका। Although we have listed 5 ocean, it is clear from the map that they are not really separated, कि वो अलग नहीं है, वास्तव में वो बटे हुए नहीं है। The lines that divides them on the map are not more than conventions. The natural world does not follow the such boundary। उसने कहा कि वो जो लाइन जो बांट रखी है मैप पे, जो लाइन आपको दिखा रखी है, यहाँ तक ये महाद्वीप है, यहाँ तक ये आपका महासागर है, वो लाइन वास्तविक लाइन नहीं है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, प्रकृति ने खुद को बांटा हुआ नहीं है भी। ठीक है, ये लाइन ये रही, नेचुरल वर्ल्ड है डज नॉट फॉलो सच बाउंड्री, उसमें इस प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं, वो सारा वर्ल्ड क्या है, एक है। सी वाटर फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टेंटली फ्लोज अक्रॉस डिफरेंट ओशियंस। उसने कहा कि जो समुद्र वाटर है ना, तो उसका पानी उसमें, उसका पानी उसमें ऐसे प्रकार से लगातार बहता रहता है। सस्टेनिंग ए रिच डाइवर्सिटी ऑफ मैराइन लाइफ, की उसमें क्या है, एक बहुत सारी विविधता है, जीव जंतु उसमें रहते हैं अलग अलग प्रकार के।
मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पाइसीज कैन बी फाउंड अक्रॉस मल्टीपल ओशियंस, कि इसने कहा कि बहुत प्रकार के एनिमल स्पाइसीज की उनकी प्रजातियां एनिमल्स की वहाँ पे अलग अलग महासागरों में अलग अलग पाई जाती हैं। तो उसके बाद होता है आपका द मेराइन फ्लोरा इंक्लूड टीनी प्लांट्स कॉल्ड एल्गी एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड्स। तो इसने कहा कि जो आपकी एक फ्लोरा आता है भी, सबसे पहले फ्लोरा समझिए। फ्लोरा होता है कि जो आपके पेड़ पौधे एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं ना, वो वहाँ के फ्लोरा होते हैं। क्या होते हैं? फ्लोरा होते हैं। ठीक है। जैसे आपका ये है देवदार का ट्री भी, देवदार का पौधा है ना, तो ये आपका समतल मैदान में नहीं मिलेगा, आपको रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, तो ये आपको पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ बर्फ ठंडा मौसम था वहाँ मिलेगा। तो वहाँ का क्या, ये फ्लोरा है, पेड़ पौधे। ठीक है। जैसे आपका कैक्टस है, वो रेगिस्तान का क्या है, फ्लोरा है। आपको आगे समझ में। ऊंट है, वो रेगिस्तान का फ्योना है। जो जीव जंतु अगर स्पेशल पाए जाते हैं किसी एरिया में, वो आपके फ्योना होते हैं, और जो आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो फ्लोरा होते हैं। ठीक है। जो आपका ध्रुवीय बालू है, वो ध्रुवीय बालू वहाँ का क्या है, फ्योना है। ठीक है। द मराइन फ्लोरा भी, तो मराइन फ्लोरा मतलब कि वो आपके जीव जंतु समुद्री जो उसी स्थान पे उसी जगह पाए जाते हैं, उसी समुद्र में पाए जाते हैं, इंक्लूडिंग चाहे वो टीनी प्लांट हो, जैसे आपका एल्गी है, ऑल काइंड्स ऑफ सीवीड, सारे प्रकार के समुद्री जीव जंतु छोटे छोटे। द मराइन फ्योना, फ्योना आपको समझ गए, जो जीव जंतु कंसिस्ट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ स्पाइसीज ऑफ कलरफुल फिश, कि उसने कहा कि हजारों मछलियों के प्रकार, रंगीन मछलियों के, डॉल्फिन है, व्हेल्स है, एंड काउंटलेस मैजिस्टीरियल डीप सी क्रिएचर। उसने कहा और भी बहुत सारे, काउंटलेस मतलब असंख्य, मैजिस्ट्री मतलब रहस्यमयी जीव जंतु वहां पर आपको मिलेंगे। ईच पार्ट ऑफ द ओशियन फ्रॉम द सनलिट सरफेस टू द डार्क डेप्थ हैज इट्स ओन डाइवर्स लाइफ। उसने कहा कि आप शुरुआत करिए कहाँ से, कि जहाँ से सूर्य की किरणें पड़ती हैं और इसकी डेप्थ तक चले जाइए, समुद्र की गहराई तक, आपको नीचे तक क्या मिलेंगे, इट्स ओन डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे, उस सतह से लेके जहां सूर्य की किरणें आती है। ये यहाँ पे बता रखा है, ईच पार्ट ऑफ द ओशन फ्रॉम सनलिट सरफेस। सनलिट सरफेस क्या होता है, जहां सूर्य की किरणें गिरती हैं। चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ये आगे भी आपके जो मैं आपको बता रहा था, ये देखिए सारे जो महासागर हैं वो आपस में मिले हुए हैं, सारे ओशन क्या आपस में मिले हुए हैं, किसी प्रकार की कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो बाउंड्री हमने खींच रखी है ये वास्तविक नहीं है, ये सिर्फ हमने बना रखी है। देखिए बाउंड्री कर दी ना, कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या आपका साउथर्न ओशियन है, ये बाउंड्री आपकी पैसिफिक की कर दी, ये सिर्फ ये आपकी आर्कटिक की कर दी, आपको दिख रही है ना। तो ये जो बाउंड्री है वो वास्तव में नहीं है, ये हमारे द्वारा बनाई हुई है। जो नेचर है वो किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं मानता। अब ये नहीं है कि इसका पानी इसमें नहीं आएगा, इसके सारे ऐसे ही सब ये क्या हैं, एक हैं। लेट्स लोकेट द 5 ओशियन इन द ग्लोब टेबल बिलो, मार्क द हेमिस्फीयर और हेमिस्फीयर द बिलोंग भी। तो आपको क्या करना है कि कौन सा महासागर कौन से हेमिस्फीयर में है आपको देखना है अभी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक बार, जो पूरी तरह से देखिए, ये आपकी इक्वेटर हो गई। सबसे पहले हम लेते हैं ऊपर वाले महाद्वीप को, आर्कटिक महाद्वीप। आर्कटिक महाद्वीप ये रहा आपका ऊपर ऊपर, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, उत्तरी में है, ऊपर ऊपर ये वाला हिस्सा। ठीक है। तो ये आपका पूरी तरह नॉर्थन में हो गया। उसके बाद पैसिफिक देखिए, दोनों में ये नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। अटलांटिक भी, अटलांटिक भी लगभग लगभग दोनों में है, नॉर्थ में भी है और साउथ में भी है। ठीक है। उसके बाद आपका ये है आपका जो हिंद महासागर, ये रहा, यहाँ से ये स्टार्ट होता है और ये आपका साउथ में भी है और नॉर्थ में, नॉर्थ में इसका कम हिस्सा, साउथ में ज़्यादा है। ये इंडियन ओशियन ये रहा भी। पैसिफिक दोनों में हो गया। आपका साउथर्न जो आपका अंटार्कटिक मान लीजिए या साउथर्न मान लीजिए, वो आपका
इसमें क्या बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में। तो दो जो आपके ओशियन जो पूरी तरह दोनों गोलार्ध में हैं, दोनों हेमिस्फीयर में है। आपका आर्कटिक है वो आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में पूरी तरह से, और जो आपका अंटार्कटिक है जिसको साउथ है ओशियन भी बोलते हैं, वो आपका दक्षिण हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में। बाकी ये सारे हैं आपके अटलांटिक, और ये जो आपके पैसिफिक है ना, ये दोनों में है। आपको हिंद महासागर में याद रखना है कि ये आपका इसमें क्या है, इंडियन ओशियन। तो इसमें क्या करना है, ये आपका साउथ में ज़्यादा है और नॉर्थ हेमिस्फीयर में इसका कम हिस्सा है। तो ये चीज़ आप कर लोगे, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। तब लिख दीजिए भी पैसिफिक। अब आपको देखिए आएगा मज़ा पढ़ने का। इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अटलांटिक, अटलांटिक नीचे वाला सिर्फ किस में था, साउथन में था। अभी इंडियन ओशियन दोनों में कर देते हैं हम। साउथ ओशियन, साउथ ओशियन सिर्फ साउथ में था अभी। ये देखिए यहाँ पे आर्कटिक क्या था इसमें, सॉरी अटलांटिक आपका दोनों में था। अटलांटिक क्या था, दोनों में था। और आपका जो आर्कटिक है वो सिर्फ नॉर्थन में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कर दोगे काम, अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होंगी भी। इट इज़ विजिबल ऑन द मैप दैट पैसिफिक ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ द ऑल, कि सबसे बड़ा कौन सा है, पैसिफिक है भी। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, उसके बाद अटलांटिक है, फिर इंडियन है। ठीक है, अब देखिए आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, यही आपके याद हो जाएंगे कि कौन सा बड़ा कौन सा। यहाँ आप पैसिफिक से स्टार्ट कीजिए, पैसिफिक हो गया। उसके बाद इस साइड आएंगे आपका अटलांटिक हो गया, इसके बाद आएंगे आपका इंडियन ओशियन हो गया। ठीक है, अब आपके दो बच गए, आपका दक्षिणी और आर्कटिक। कौन सा बच गया, दक्षिण और आर्कटिक बच गया। ठीक है, तो आप ये मुझे बताइए कि अब दो बच गए आपके, एक तो साउथर्न बच गया और एक आपका आर्कटिक बच गया। इसको अंटार्कटिक भी बोलते हैं, ये कंफ्यूज मत होना कि इन दोनों में से कौन सा जो भारी होगा ना, जो बड़ा होगा वो नीचे टिक जाएगा। आपको पता है कि अंटार्कटिक नीचे, तो ये बड़ा होगा, सबसे छोटा आर्कटिक। सबसे छोटा होगा वो तो ऊपर ही उठ जाएगा, तो ये आर्कटिक ऊपर उठ गया। ये मैंने आपको ट्रिक बताई याद करने की। पाई, पाई भी हो गया आपका, प्रशांत, अटलांटिक और इंडियन ओशियन। और आपको पता है कि सबसे छोटा कौन सा है, आर्कटिक। आर्कटिक का मैं बताता हूँ कि ऊपर क्या है, जो पृथ्वी के जो सतह है ना, वो क्या सरफेस है, ऊपर से इस तरह से चपटी है। तो इसको समझ लें कि यहाँ पे आर्क नहीं बन रही, तो यहीं पे क्या है, आर्कटिक है। अब इससे आसान आपको मैं क्या समझाऊं, किस प्रकार से समझाऊं, ये बात आप ध्यान रखना भी। आपको ये सीमाएं देखनी है, हम क्वेश्चन आंसर में समझा देंगे। अब ये इंडिया का मैप देख लीजिए और इसको याद कर लीजिए अपने दिमाग में, कौन सी चीज़ क्या बहुत काम आएगी। ये अरब सागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है, और यहाँ लक्षद्वीप, यहाँ अंडमान निकोबार, और ये नीचे हिंद महासागर है भी। क्लियर है चीज़ें यहाँ तक, ये चीज़ें याद कर लोगे। हर बार आपको हर चैप्टर में ज्योग्राफी में ये चीज़ें तीनों काम आएगी। यहाँ हिमालय पर्वत है, यहाँ रेगिस्तान है। चलो इसको छोड़ो, रिटर्न टू द पिक्चर ऑफ द अर्थ एट द स्टार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यू मे हैव नोटिस वाइट शेप्स अक्रॉस द ग्लोब। तो आपने व्हाइट कलर की आकृतियां कुछ देखी होंगी ग्लोब पर। डिड यू गैस व्हाट दे आर, वे चीज क्या है भी। दे आर लार्ज मासेस ऑफ क्लाउड, वो क्लाउड है, सच क्लाउड्स ब्रिंग रेन टू द कंटिनेंट्स। वो क्या थे, व्हाइट व्हाइट कलर के, वो आपके बीच में बादल थे, और वो बादल क्या है, वर्षा कराते हैं। वर्षा कहाँ पे, वो आपके वर्षा समुद्र में भी कराएंगे और आपके स्थल पे भी करवाएंगे भी। कंटिनेंट्स मतलब महाद्वीप पे। फॉर इंस्टेंस द मानसून रेन्स वी इन इंडिया एक्सपेक्ट एवरी समर ओरिजिनेट इन द ओशियन विदाउट सच रेन्स। इसने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मानसून वर्षा लेके आएगी इंडिया में, और हर साल मानसून के कारण वर्षा होती है भी। मानसून एक हवा का नाम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। और एग्रीकल्चर, इसने कहा विदाउट सच रेन, अगर बारिश न हो ना, और जो मानसून है वो कहाँ से पैदा होती है, वो ओशियन से पैदा होती है। मतलब ओशियन ही मेन जिम्मेवार है बारिश के लिए भी। जो आपका रेन्स है एग्रीकल्चर, अगर विदाउट रेन अगर हो जाए, बारिश नहीं हो, तो आपकी एग्रीकल्चर है, ऑल लाइफ विल सफ़र। वो लाइफ क्या होगी, मुश्किल हो जाएगी। सफ़र होता दुख होना भी, ठीक है, कठिनाई होना। बट ओशियंस ऑफन आल्सो गिव राइज टू स्टॉर्म्स, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, वो कुछ तूफान भी उसमें आते हैं। वायलेंट इवेंट्स, हिंसक इवेंट्स, मतलब खतरनाक चीज़ें वहाँ पे होती है। विद एक्सट्रीम रेनफॉल और वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है और बहुत तेज़ हवाएं चलती है। सच साइक्लोन्स, उसको क्या बोलते हैं, जैसे साइक्लोन चक्रवात।
विच कैन कॉज वाइड स्प्रेड डैमेज टू कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। और वो क्या करता, बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता, नुकसान पहुंचाता है संसार के भी। कोस्टल रीजन क्या होता है, जैसे ही भारत है ना, समुद्र के किनारे जो बसे होते हैं वो आपका कोस्टल रीजन कहलाता है। इस प्रकार की तेज हवाएं, तेज आंधियां चलती ना, वो आपके इस रीजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। सुनामी का नाम आपने सुना होगा, एक आपका ये साइक्लोन हो गया, दूसरा आपका सुनामी इज अनदर नेचुरल डिसास्टर दैट ओरिजिनेट इन द ओशियन, जो कि क्या है, समुद्र में ही पैदा होता है। इट इज ए ह्यूज एंड पावरफुल वेव जनरली काज्ड बाई ए स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक और ए वैल्कोनिक इरप्शन इन द बॉटम ऑफ द ओशियन। कि ये क्या है कि पावरफुल वेव, एक लहर उठती है पानी की बहुत तेज मात्रा तेजी के साथ, जो किस कारण से, या तो अर्थक्वेक के कारण उठेगी, या फिर उसमें अगर कोई ज्वालामुखी निकलेगा तो पानी को फोर्स से क्या करेगा, धकेलेगा भी। तुसामी सुनामी कैन ट्रेवल, ये टी साइलेंट होता है, कभी तसुनामी पढ़ो भी। मैं भी पहले बचपन में इसको तसुनामी पढ़ता था, लेकिन बाद में पता चला कि ये सुनामी है भी। तो सुनामी कैन ट्रेवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड सबमर्ज कोस्टल एरिया। इसने कहा कि हज़ारों किलोमीटर तक ये सुनामी पहुंच जाती है, समुद्र की लहरों को पहुंचा देती है, पानी को पहुंचा देती है, और जो कोस्टल एरिया उसको पानी में डुबा देती है। सबमर्ज मतलब डुबोना। कोजिंग वाइड स्प्रेड डैमेज, और जो कि बहुत भारी नुकसान इसके कारण होता है। क्लियर हो रही चीजें आपको? ये कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को भारत में क्या आई थी, और भारत के साथ 13 देशों में क्या आई थी, सुनामी आई थी, पावरफुल सुनामी आई थी। जो आपका केंद्र था उसका वो इंडोनेशिया के पास था, वहां पे भूकंप आया था। मोर देन 2 लाख पीपल वहां पे मारे गए थे। अंडमान निकोबार आइसलैंड प्रभावित हुआ था बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड द कोस्टल तमिलनाडु केरला, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए थे। तो ये ज़्यादा क्या होती है, बहुत ही रेयर होती, कभी कभार आती है, लेकिन बहुत खतरनाक आती है भी। या तो आएंगे, नहीं आएंगे तो बहुत नुकसान पहुंचा के जाएंगे भी। तो अब उसको बचने के लिए क्या है, बहुत से देशों ने एक संगठन बनाया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, कि उनसे पहले ही उसे एक वार्निंग मिल जाए, संकेत मिल जाए। और वो वहाँ आपका खासकर इंडियन ओशियन में तो उसको नाम दिया गया है कि हिंद महासागर सुनामी वार्निंग चेतावनी केंद्र भी, ठीक है, सिस्टम उसका नाम दिया गया। बहुत से देश उसमें सहयोग करें, ताकि किसी कारणवश किसी किसी के द्वारा हमें सुनामी का पता लग जाए कि सुनामी आने वाली है, एकदम से सुनामी आ गई तो बहुत जान माल की बहुत ज़्यादा हानि होगी। तो ये आपका सेंटर बनाया गया है, बहुत सारे देशों ने मिलकर इसको बनाया, जो आसपास के देश हैं। तो वो चीज़ें क्या करता, पहले से वार्निंग दे देता है कि सुनामी आने वाली, लोग अपने जान माल की सही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिए भी। इवेंट दैट लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर हैंडल्स अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट भी। तो ये क्या आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट होता है कि इसमें कोई आपदा आती है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि सुरक्षा के उपायों का जिक्र करते हैं भी। इंडिया हैज़ इट्स ओन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं एनडीएमए भी, ठीक है, टू डील विद ऑल काइंड्स ऑफ डिजास्टर। कि इसको एक मैनेजमेंट बना दी, उसमें बहुत सारे लोग शामिल। वो क्या करते हैं, स्पेशल इसी चीज़ पे वर्क करते हैं, किस प्रकार से हमें इन समस्याओं से बचना, किस प्रकार से राहत समा, अगर कोई डिजास्टर आ भी गया, आपदा आ भी गई, तो उसको हमें किस प्रकार से हैंडल करना है, इन चीज़ों के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारा कंटिनेंट्स। ओशियंस आपके इतने ही थे, तो ओशियंस आपको समझ में आए या नहीं आए, तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कंटिनेंट। कंटिनेंट को मतलब महाद्वीप। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी होने वाली, क्योंकि हम 6th से 12th क्लास तक जाने वाले हैं। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।